Dear students, good morning. Welcome to all of you in this video class. Today I am going to discussing the new topic Judicial Review in India. भारत में न्यायिक पुनरावलोकन. So this topic is under the subject Constitutional Law of India. अर्थात आज मैं जिस टॉपिक पर आप सबों को या आप सबों के साथ डिस्कस करेंगे अथवा समझाने का प्रयास करूंगा वह भारतीय संवैधानिक विधि के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन है. तो न्यायिक पुनरावलोकन को समझने हेतु इसे कुछ भागों में बांट सकते हैं, फिर प्रत्येक को बारी बारी से इसे समझ सकते हैं या समझा जा सकता है. जैसे पहला है कि जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ एवं आधार बेसिस. दूसरा है जुडिशियल रिव्यू का स्रोत या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि. तीसरा संवैधानिक उपबंध या प्रावधान से संबंधित विषय वस्तु. और चौथा है कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा इसकी स्थापना या प्रेसिडेंट के द्वारा न्यायालय के पूर्व निर्णयों के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को स्थापित करना. तो सबसे पहले मैं आप सबों के बीच चर्चा करेंगे या मैं बताने का प्रयास करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ एवं आधार क्या है. तो न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना. अर्थात न्यायालय द्वारा कानूनों तथा प्रशासकीय नीतियों के संवैधानिकता की जांच करना तथा वैसे कानून एवं नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद पर अतिक्रमण करती है. इस संबंध में कार्विन का स्टेटमेंट. कार्विन ने कहा है कि न्याय समीक्षा की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं. वे ऐसे किसी भी विधि को प्रवर्तित करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों से असंगत हो. यह कार्य न्यायालयों की साधारण अधिकारिता के अंतर्गत सिंपल जनरल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत भी आता है. तो जुडिशियल रिव्यू प्रमुख रूप से कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने की कानूनी प्रक्रिया है. जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है और सर्वोच्च विधि ही अन्य सभी विधियों का सोर्सेस होती है, स्रोत होती है. तो ऐसे कोई भी विधि जो सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान के
प्रावधानों का उल्लंघन करे या अतिक्रमण करती है तो उसे अवैध घोषित करने का प्राधिकार तो प्राप्त होना चाहिए। तो वह अधिकारता, वह प्राधिकार हमारे संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यानी कहने का तात्पर्य कि जब सरकार अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंग अपने अपने अधिकारता के क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि कार्यपालिका के कार्यों को व्यवस्थापिका या व्यवस्थापिका के कार्यों को कार्यपालिका हस्तगत करने लगे या दखलंदाजी देने लगे, साथ ही यदि न्यायपालिका भी अपने कार्यों के अधिकार क्षेत्र से विमुख होकर कार्य करने लगे, तो उसे चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक अथॉरिटी होना अनिवार्य है, जो अथॉरिटी एपेक्स कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। कि सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसी शक्ति है जो अपने न्यायिक व्याख्या के द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा या जुडिशियल रिव्यू के द्वारा इन सभी संविधान के विशेष रूप से मौलिक अधिकार एवं विधानमंडलों के जो शक्तियाँ प्रदत्त है उसमें दखलंदाजी या हस्तक्षेप को चेक करती है, उसे चेक करती है, उसे निरुद्ध करती है और उस पर अपनी व्याख्या देती है। तो इस तरह से यहाँ जुडिशियल रिव्यू में एपेक्स कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट को ही यह अधिकार प्राप्त है। दूसरा जो समझने के लिए दूसरा भाग है जुडिशियल रिव्यू का स्रोत या बैकग्राउंड हिस्ट्री। कि न्यायिक पुनराविलोकन का इतिहास, यदि इसका पिछले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप जाओगे तो देखोगे कि इसका उद्भव केंद्र बिंदु अमेरिका में रहा। इसलिए आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनराविलोकन का इतिहास लगभग 217 वर्ष पुराना है। अर्थात फिलाडेल्फिया सम्मेलन अमेरिका में 1783 में हुआ, उस समय इस विषय पर चर्चाएं की गई। अर्थात इस प्रक्रिया का प्रयोग यूएसए के शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। फिर 1803 में मारवाड़ी बनाम मेडिसन के मामला में अमेरिका में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने जुडिशियल रिव्यू की व्याख्या करते हुए कहा कि न्यायिक पुनराविलोकन न्यायालय द्वारा अपने समक्ष देश के विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका या प्रशासकीय कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा यह निर्णय करता है कि यह संविधान के उपबंधों के अनुकूल या प्रतिकूल कार्य किया गया हो या है, या अपने अधिकारता से बढ़कर उक्त अंगों के द्वारा किया गया कार्य है, तो उस पर न्यायालय द्वारा रिव्यू किया जाता है अर्थात पुनराविलोकन किया जाता है। तो कालांतर में बाद में चलकर जब भारत आज़ाद हुआ, भारत में अपना संविधान लागू हुआ, तो भारत में जो प्रणाली, जो जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में जो प्रणाली का विकास किया गया या जो निहित की गई, वह जापानी प्रशासकीय शासन प्रणाली के अनुरूप प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया। जबकि अमेरिका, जो कि जुडिशियल रिव्यू का केंद्र बिंदु था, उद्भव था,
ओरिजिन था, वहाँ पर अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अर्थात कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाने का अर्थ है कि यदि केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को तभी अवैध समझा जाएगा जब केंद्र और राज्य के विधानमंडल अर्थात केंद्र के विधानमंडल अर्थात पार्लियामेंट या राज्यों के विधानमंडल अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया हो या दुरुपयोग करता हो, जिसे किसी नागरिक के द्वारा याचिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर किया गया हो। अर्थात जो याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रदान की गई है तो उस संदर्भ में उस पर विचार किया जाएगा या उस पर सुनवाई की जाएगी। तो इस तरह से भारत में जो प्रोसेस प्रक्रिया अपनाया गया, इस प्रक्रिया के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से इंगित है कि राज्यों के विधानमंडल में शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों को एक दूसरे में दखलंदाजी देने के संदर्भ में है। और तीसरा भाग समझने का है कि संवैधानिक उपबंध कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या भारत में कानूनों की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा इसे जुडिशियल रिव्यू को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि यूएसए में संविधान में जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख उपबंधों में वहाँ के संविधान के प्रोविजंस में नहीं है। फिर भी उसके आधारभूत तत्वों के कारण उसका विकास होते गया, क्योंकि वहाँ कठोर संविधान था, लिखित संविधान एवं कठोर था। छोटा सा संक्षिप्त संविधान था जिसको न्यायालय के द्वारा रिव्यू होना लाजमी था। दूसरा था कि वहाँ केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कॉन्ट्रैक्ट समझौता के अनुकूल हुआ था, जिसके कारण बराबर समस्याएं आती थी। तीसरा था कि वहाँ पर मौलिक अधिकारों को भी उसमें निहित किया गया था। तो ठीक उसी तरह हमारे देश भारत में भी संविधान में जुडिशियल रिव्यू अर्थात जो न्यायिक पुनराविलोकन से संबंधित अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद या उपबंधों में पहले ही डाल दिया गया था। अर्थात उसे प्रावधान उपबंधों में कुछ अनुच्छेदों में उसे निहित कर दिया गया था। जैसे आर्टिकल 13, 32 और 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय सभी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज संविधान पूर्व विधियाँ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज संविधानोत्तर विधियाँ को यदि वे संविधान के भाग 3 के उपबंधों के अतिक्रमण करती है तो उसे न्यायालय के द्वारा अतिक्रमण घोषित कर सकता है, अर्थात जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246, 254, 368, 132 और 137 इत्यादि भी उपबंध है जिसमें जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 246 में जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल लेजिस्लेचर्स एंड स्टेट्स लेजिस्लेचर के अधिकारों के विषय में प्रावधान है, तो उसमें यदि केंद्र और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा एक दूसरे के
क्षेत्रों में यदि हस्तगत की दखलंदाजी की जाती है तो वह न्यायालय के अधीन सुनने का अधिकार है, पुनर्समीक्षा करने का अधिकार है। दूसरा है अनुच्छेद 254, अर्थात जिसमें हम कहते हैं कि कुछ संविधान में जैसे 47 कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची केंद्रीय अर्थात संसद और राज्यों के विधानमंडलों के बीच कानून बनाने से संबंधित है। लेकिन साधारणतः जो सेंट्रल लेजिस्लेचर अर्थात संसद के द्वारा ही उस पर संविधान बनता है, इसलिए यदि उस पर विवाद हो तो उस पर भी रिव्यू एपेक्स कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 368 जो कि आप जानते हैं संविधान संशोधन का अनुच्छेद है, जो कि स्पष्ट रूप से केंद्रीय पार्लियामेंट अर्थात केंद्रीय विधानमंडल संसद को वह अधिकार प्राप्त है यदि राज्य के विधानमंडल उस अधिकारिता में हस्तगत करके कोई कानून में संशोधन करता है तो उस पर भी उच्चतम न्यायालय उसे पर भी समीक्षा कर सकती है। और उसके बाद अनुच्छेद 132 जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत है, या 137 वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत है, जिसमें यह वह प्रेसिडेंट अपने ही निर्णय को पलटते हुए पूर्व निर्णय को बदलकर फिर दूसरा निर्णय अभी निर्धारित करता है, तो वह भी रिव्यू के श्रेणी में आता है। तो इस तरह से तीसरा भाग भारतीय संविधान के उपबंधों के प्रावधानों से आप समझ सकते हैं कि किस किस उपबंधों में, किस किस अनुच्छेदों में किन किन कौन कौन से प्रावधान निहित है और जिस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट है कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा, क्योंकि पिछले 70 वर्षों के शासन के दौरान जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय से आज तक बहुत से न्यायालय के द्वारा बहुत से मामलों पर निर्णय आया है, समीक्षा आई है, जिसके संदर्भ में भी इसे आप समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये देखने को होगा कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामला, कि 1950 में गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामला जो निवारक निरोध अधिनियम से संबंधित था, जिसमें निवारक निरोध अधिनियम के 14वें खंड को इलीगल घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित किया गया। फिर उसके बाद सबसे सर्वोत्तम जो लीडिंग केस है, जिसको आप गोपालन बनाम पंजाब राज्य के मामला जो 1968 का है, कि इस मामले में गोपालन बनाम पंजाब राज्य के मामलों में भी आप देखेंगे कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को बदल दिया। अर्थात ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित विषयों से है कि यदि मौलिक अधिकारों से असंगत यदि कोई विधियां है जो कि मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, तो उस पर न्यायालय अपना रिव्यू दे सकती है। जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया। फिर एक और भी अति महत्वपूर्ण मामला आया 1973-74 में केशवानंद भारती वर्सेज केरला स्टेट का, कि केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने जो भारत सरकार के द्वारा 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के सेक्शन 3 का खंड ख अर्थात आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के पार्ट 3 को अवैध घोषित कर दिया। अर्थात संविधान के मूल ढांचों में
संविधान संशोधन के द्वारा या सरकार उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अर्थात संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें यदि परिवर्तन होता है तो न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा और न्यायिक पुनराविलोकन के तहत उसे अवैध घोषित कर देगा। साथ ही न्यायालय ने कहा कि विधायी शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य विधानमंडलों में होता है, अर्थात केंद्रीय विधानमंडल पार्लियामेंट में या राज्यों के विधानमंडल में होता है। यदि एक विधानमंडल चाहे वह संसद राज्यों के विधानमंडल के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या एक विधानमंडल दूसरे विधानमंडल के विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करता है या किया है, तो विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए अधिनियम जो विधियां है को विधि मान्यता की अवधारणा करने के लिए न्यायालयों में जुडिशियल रिव्यू का शक्ति निहित की गई है। अर्थात न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल इस बात का विनिश्चय करने की शक्ति तक ही सीमित नहीं है कि क्या यह अपेक्षित है कि विधियां बनाने में विधानमंडलों ने अपनी निश्चित अधिकारों के परिधि से ऊपर जाकर कार्य किया है या अपने परिधि के अंतर्गत भीतर ही काम किया है। तो यहाँ न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या विधियां संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुरूप बनाई गई है। यदि विधानमंडलों के द्वारा जो विधियां पारित की गई है वह संविधान के अनुच्छेदों के उपबंधों में जो प्रावधान है उसके अनुकूल बनाई गई है और उनसे संविधान के अन्य उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं होता, तो इस प्रकार जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति हमारे संविधान पद्धति का एक अभिन्न अंग बन गया है। क्योंकि साधारणतः पावर सेपरेशन में भी देखे है कि अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अपने शक्ति से ऊपर जाकर या एक दूसरे के शक्ति दोनों मिलकर यदि संविधान के जो भी कानूनी प्रावधान है उसके प्रतिकूल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कानून बनाता है या ऐसे कानून का निर्माण करती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों में अतिक्रमण है, तो वहाँ जुडिशियल रिव्यू होना लाजमी है और न्यायिक पुनराविलोकन होता भी है। ऐसे साधारणतः जो न्यायिक पुनराविलोकन का जो स्रोत अमेरिकन शासन प्रणाली है, अमेरिकन के जो सर्वोच्चता संवैधानिक सर्वोच्चता है उसके अपेक्षा हमारे भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू उतना अधिक मजबूती रूप नहीं लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है और संसद अपेक्षाकृत बहुत से कार्य ऐसे करती है और ऐसे भी संविधान में कुछ ऐसे भी अनुच्छेद है जो कि न्यायिक पुनराविलोकन को अपमार्जित करती है। इसका एक उदाहरण आप इंदिरा गांधी के चुनाव से ले सकते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी क्या चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन उस पर पार्लियामेंट के द्वारा उस पर कुछ उसमें अमेंडमेंट करके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू था, जो निर्णय था, उस पर संसद के द्वारा उसमें अमेंड करके उसे कानूनी बना दिया गया। जिन विषयों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्वाचन संबंधी कुछ विषय वस्तु पर प्रश्न चिन्ह लगाया उसमें परिवर्तन कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद के द्वारा जो परिवर्तन किया गया कानून है उसके अनुरूप फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में दे दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू तो हमारे यहाँ
है, लेकिन अमेरिकन शासन प्रणाली जैसा मजबूत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। फिर भी चेक एंड बैलेंस के लिए हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है, वह अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो हम 4 तरीकों से इसे समझाने का प्रयास किया, उसे आप पुस्तकों में देखिएगा और इसे नोट शीट तैयार कीजिएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए यह बहुत ही प्रश्न सर्वोत्तम है और आपके लिए इसको नोट बनाइएगा तो लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद।